हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 29 नवंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के 20 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जल का अणुक भार क्या है, यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो 20 है, 18 है, 16 है, 22 है, इसमें से कौन सा सही जवाब है। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जिनका भी सही आंसर होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग को समझ में आ जाए कि सही उत्तर क्या है। अब आइए देखते हैं उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 29 नवंबर को पहले शिफ्ट के अंदर। पहला सवाल है, तरल संयोजी ऊतक की पहचान कीजिए। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। वसा ऊतक है, उपास्थि है, एडियोलर है, रक्त है, लिगामेंट है, टेंडन है, अस्थि है। जी हाँ, अस्थि वो भी एक संयोजी ऊतक है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर ऊतक जो है वो अस्थि ही है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तरल संयोजी ऊतक रक्त है, ब्लड है। तो ब्लड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। वसा में संयोजी ऊतक जिसे हम लोग सिंपली वसा ऊतक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू बोलते हैं और इसके कोशिकाओं को हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, एडिपोसाइट बोलते हैं इसके कोशिकाओं को। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना। फैट स्टोरेज इसका काम होता है एडिपोज टिश्यू का। हमारे शरीर के अंदर वसा को संचित करने का काम एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक करता है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज है ना, उपास्थि को हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके कशेरुक के बीच में आपको उपास्थि मिल जाएगा। उसके बाद हड्डियों के जोड़ों को चिकना बनाने का काम ये उपास्थि करता है। उसके बाद जो हमारे नाक के टिप होते हैं, जो कान को हम मोड़ पाते हैं, इन सब के पीछे कारण है उपास्थि। एडियोलर संयोजी ऊतक ये फिलर टिश्यू है। हमारे आंतरिक अंगों के, हमारे भीतर के अंगों के खाली स्थान को भरने का काम ये एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। उसके बाद जो हमारी त्वचा है, मांसपेशी, उसके बीच में ये टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। हमारे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये टिश्यू देखने को मिलेगा। बोन मैरो में ये टिश्यू देखने को मिलेगा। न्यूरॉन्स के चारों बगल ये टिश्यू देखने को मिलेगा। तो आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने का काम भी ये एडियोलर संयोजी ऊतक करता है। आंतरिक अंगों के खाली जगहों को भरने का काम भी ये एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। उसके बाद आपने सुना होगा टेंडन। टेंडन टेंडन का काम क्या होता है? जो अस्थि है और जो पेशी है उसको जोड़ने का काम टेंडन करता है। उसके बाद आपने सुना होगा लिगामेंट। ये सारे टिश्यू के नाम आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसका काम होता है बोन से बोन को कनेक्ट करना। तो देखो कई प्रकार के हो गए ना ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, उपास्थि है, एडियोलर है, ब्लड है, उसके बाद ये टेंडन है, लिगामेंट है, एक और क्यों बचे? बोन, उसको भी लिख लो। ये है हार्डेस्ट टिश्यू। ये याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग तो दांत का एनामेल है, लेकिन सबसे कठोर ऊतक मैंने लिखा है यहाँ पर, तो है बोन। राइट। अगला सवाल है, 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। यानी विलियन जो है वो नमक पानी का है, जिसमें पानी 320 ग्राम है और नमक 40 ग्राम है। अब आपसे पूछा जा रहा है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो कंसंट्रेशन चाहिए, बट हमें कैसे चाहिए? वेट बाय वेट परसेंटेज में चाहिए। तो सांद्रता हम लोग निकालते कैसे हैं? ऊपर में लिखते हैं विलय का द्रव्यमान। विलय नमक है जिसका द्रव्यमान 40 है। नीचे में विलियन का द्रव्यमान, याद रखिएगा विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान हमें कैसे मिलता है? जो विलायक का द्रव्यमान होता है और जो विलय का द्रव्यमान होता है उसको जोड़ करके। तो ऊपर में हम लोगों ने विलय का द्रव्यमान लिखा, नीचे में विलियन का द्रव्यमान लिखा। तो 40 बटे में हो जाएगा 360 और गुने में हो जाएगा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11.1% हमारा आंसर आएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं। T4 हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन बनाने का काम थायराइड ग्लैंड करती है, जो कि हमारे गले में है और ये संख्या में एक ही है। लेकिन इसे सही तरीके से काम करने के लिए, ढंग से काम करने के लिए चाहिए होता है आयोडीन। इसीलिए कहा जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। तो आयोडीन चाहिए थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वैसे तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। तो आयोडीन युक्त नमक हमें इसीलिए खानी चाहिए क्योंकि आयोडीन चाहिए होता है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। और अगर मान लीजिए कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है ये सूज जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है और इससे एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है ग्वाइटर। घेंगा रोग हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, घेंगा रोग बोलते हैं। हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हमारे दांत को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। बोन है, टीथ है, इसे मजबूत करने के लिए। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ये जो कैल्शियम है ये हमारे बॉडी में अच्छे से अवशोषित हो, इसके लिए विटामिन डी चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बाहर से आप कैल्शियम चाहे जितना भी ले लो आपके बॉडी में नहीं लगेगा, यानी आपके शरीर में अवशोषित नहीं होगा। अगर आप कुछ ऐसा खाते हो जिसमें कैल्शियम है, वो कैल्शियम आपके शरीर में जाएगा तो सही, लेकिन वो अवशोषित नहीं होगा, वो फिर पास आउट हो जाएगा यूरिन के माध्यम से। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का अच्छे से अवशोषण हो, इसके लिए हमारे बॉडी में विटामिन डी चाहिए होता है। ठीक है, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? जो विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? मान लीजिए कि एक संतति कोशिका है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या होता है, ये जो संतति कोशिका है, माफ करिएगा, संतति कोशिका ने, ये तो जनक कोशिका हो गई, है ना, ये तो जनक कोशिका हो गई। ये कौन सी कोशिका है? पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल है, जनक कोशिका है। ये दो में विभाजित हो जाती है, दो में विभाजित हो जाती है। ये डॉटर सेल्स हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ डॉटर सेल, संतति कोशिका। और ये जब विभाजित होती है तो गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। जनक कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स, संतति कोशिका में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो जनक कोशिका है उसमें जो गुणसूत्र है संतति कोशिका में उसकी आधी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होता है कब? जब हमारे बॉडी के अंदर शुक्राणु बनता है, पुरुषों के केस में, और महिलाओं के केस में जब अंडाणु बनता है, क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ये आधी हो जाती है और इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो शुक्राणु बनता है ना, जो स्पर्म बनता है वो मियोसिस से ही बनता है। और महिलाओं के केस में जो ओवम बनता है यानी कि एग, है ना, जो एग बनता है वो भी मियोसिस से ही बनता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान का सृजन होता है ना ही उसका विनाश होता है। मीन्स ना तो एक्स्ट्रा द्रव्यमान आएगा और ना ही द्रव्यमान का ह्रास होगा। तो इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और ये दिया किसने था? लेवोजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोजियर ने।
लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। जैसे मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है जिसमें कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु में, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको लागू होता हुआ तभी दिखेगा जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी। जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी तो ये रासायनिक अभिक्रिया अब संतुलित है। अब अभिकारक का कुल द्रव्यमान जब आप देखेंगे तो वो बराबर होगा जो उत्पाद का कुल द्रव्यमान है उसके। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होता है। इसीलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम ऐसे यौगिक को असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। अब देखो, ये है ब्यूटेन, ये है प्रोपेन, ये है इथेन। ये सारे के सारे एल्केन है, ये सारे के सारे एल्केन है जिसका रासायनिक सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो इसी पर आधारित है, आप देख सकते हो। ये n है कार्बन की संख्या, तो जितना कार्बन होता है उसके दोगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और इन सारे के केस में यही है। ये C2H4 जो है ये है एल्कीन, ये है एल्कीन, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और मैंने आपसे कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसी को हम लोग असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होती है। देखो, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, और उन 7 रंगों को हम लोग याद करते हैं विबग्योर करके। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है जब वह प्रिज्म से होकर के गुजरता है। और ये अलग अलग प्रकाश की चाल भाई क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। तो अब आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि भैया किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, किसके लिए सबसे कम होता है, या आपसे क्रम ही पूछ दे तो आपको ऐसे याद रखना है। जो कांच का अपवर्तनांक है वो वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वो घटता जाएगा। आपसे स्पीड भी पूछा जा सकता है कि किस रंग के प्रकाश के लिए चाल जो है अधिकतम होती है, किसके लिए कम होती है, तो आप ये रिलेशन ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी मुड़ना सबसे ज्यादा होता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। बेंडिंग, मुड़ना भाई, बेंडिंग, ये घटता जाएगा जब हम वॉलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। अलग अलग रंगों के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग होगा। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक समान हो जाए वैसे केस में कार्य हमारा धनात्मक होता है, और इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। अब हमारे केस में F तो ठीक है, F के फॉर्म में दिया हुआ है, जो S है वो x दिया हुआ है, तो F इंटू में x हमारा राइट आंसर। M1 और M2 द्रव्यमानों वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बराबर होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। यहाँ जो G है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G। ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये कांस्टेंट है।
अब यहाँ पर देखो, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सीधा समानुपाती है या फिर बोल दो अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रम अनुपाती है वस्तु के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीधा धारावाही चालक है, उससे धारा आई प्रवाहित करवाया जा रहा है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, है ना। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी इसके चारों तरफ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बनती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बड़ी होती जाती है और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है घटता जाता है ना, वो घटता जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि हम तार से जितना दूर जाएंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, यहाँ जो बी है कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, वो घटता जाएगा। और जितना ज्यादा हम धारा प्रवाहित करवाएंगे, जितना ज्यादा हम धारा प्रवाहित करवाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल बनेगा। तो ये रिलेशन जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो डिपेंड करता है तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों के ऊपर। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। पहले भी आपको बता चुका हूं, अवतल दर्पण के केस में एकमात्र ऐसा केस है जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। एकमात्र ऐसा केस है जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वो भी क्या है कि वस्तु को रखा जाता है इस पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है साइज में। ये एकमात्र ऐसा केस है अवतल दर्पण के केस में, है ना। अवतल दर्पण में ये एकमात्र ऐसा केस है जो आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना करके देगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी वस्तु को रख लो, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा छोटा बराबर ये सब बन सकता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा, क्योंकि वस्तु को रखा गया पोल और फोकस के बीच में। ये स्पेशल केस है, ये ध्यान में रखिएगा। जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो भकरा चूना। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑलरेडी ये रिएक्शन पूछा जा चुका है आपके इस एग्जाम में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। मैंने आपको कई बार समझा ही दिया हुआ है कि आप क्या करते हैं भाई, मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं। मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं, ये चूना होता है पुताई करने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तब जाकर के ये भकरा चूना हमें प्राप्त होता है। इस भकरे चूने को हम लोग और ज्यादा पानी डाल करके उसका पेस्ट बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको हम लोग दीवारों पर चढ़ाते हैं, दीवारों की पुताई करते हैं। जब हम दीवारों की पुताई करते हैं उस समय दीवारें उतनी नहीं चमकती है। 3 दिन 4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद जो है दीवारें चमकने लगती है ना, जो है वो शाइन करती है। क्यों शाइन करती है, क्योंकि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दीवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण दीवारें जो है वो और ज्यादा सफेद हो जाती है और चमकने लगती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। इसी को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। इसी को हम लोग सिंपली चौक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है।
और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सिंपली चूना बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं, इसे हम लोग भखरा चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है? ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है। यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। अब हम लोग विकल्प को पढ़ेंगे। तो उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी स्पष्ट सीमाएं होती है। आपके पास जो भी ठोस पदार्थ है उनकी सीमाएं क्या है? स्पष्ट है। आयतन निश्चित है, ऐसा नहीं होता है कि आयतन उसका अपने आप बदलता है। उनकी एक निश्चित आकृति होती है, ये भी सही है। उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। भाई बिल्कुल कठिन है। ठोस पदार्थों के आकार में परिवर्तन करना कठिन है। जो भी ठोस पदार्थ है उसके आकार में आप इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हो जितनी आसानी से आप द्रव के आकार में कर सकते हो, राइट। बाह्य बल लगाने पर ये अपने आकार को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। तो देखो ये सही है, ठोस का गुण है, ये भी ठोस का गुण है, ये भी ठोस का गुण है। सी नहीं है तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है, सवाल ये था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन है क्योंकि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। क्योंकि उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन है इसलिए ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। जबकि हम बात करते हैं द्रव और गैस की तो वो तरल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाता है? तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया ना, ये वाली अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और द्रव के बीच का कैल्शियम ऑक्साइड और द्रव के बीच की अभिक्रिया क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वही सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? भकरा चूना, है ना, भकरा चूना बन जाएगा। अच्छा, इस अभिक्रिया में देखो तो दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया तो है ही, साथ में क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? विसरण द्वारा। विसरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से, हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर, उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर स्वतः गति करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली है, राइट, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के आर पार आसानी से आना जाना कर सकता है O2 CO2। प्रोसेस का नाम विसरण। मान लीजिए कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, कोशिका के बाहर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है कोशिका के अंदर चली जाएगी विसरण प्रक्रिया द्वारा, राइट। सेम आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सोच सकते हो। तो जिधर सांद्रता कम है उधर की ओर चली जाती है ये गैसें अपने आप विसरण प्रक्रिया द्वारा। अच्छा, मान लीजिए कि हम जल की बात करते हैं, है ना, जल की बात करते हैं। जल का आना जाना कैसे होता है? जल का आना जाना कैसे होता है? तो ये भी विसरण द्वारा ही होता है, लेकिन जल के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। जल का जो विसरण होता है उसे हम लोग परासरण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जल के लिए पूछा जाए तो परासरण बोलना है और O2 CO2 के लिए पूछा जाए तो विसरण बोलना है। हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? यानी जब हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। स्पेशली हम लोग ऊष्मा का ही उपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि धारा प्रवाहित हो तो ऊष्मा मिले। उस वो डिवाइस इसमें से कौन नहीं है? तो वाटर हीटर है पानी गर्म करने के लिए, स्टोव है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स लिखा हुआ है। ये सारे जो है
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं। इसमें आप बोल सकते हो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? अब यहाँ पर केवल विखंडन लिखा है, तो यहाँ पर द्विविखंडन, बहुविखंडन सारे लेकर के आपको चलने हैं। तो देखो केंचुआ में जो है लैंगिक जनन यूजुअली होता है, अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, राइट। तो प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है, और इसमें ना बहुविखंडन होता है, इसमें बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है। बाकी लिशमेनिया के कारण कालाजर होता है, इसमें द्विविखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम, ये सब आपको रटा होना चाहिए। आप यहाँ पर यूग्लिना लिख सकते हो, है ना, यूग्लिना लिख सकते हो। बैक्टीरिया लिख सकते हो, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएंगे। ये सारे जो है द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हैं सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट है जैसे पनीर को काटते हैं ना चाकू से, ठीक वैसे ये कट जाते हैं। कॉपर हार्ड होता है, हम जानते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें कि इन तीनों का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जो पानी का घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। किलोग्राम बोल सकते हो, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इन तीनों का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए ये तीनों ही जल में तैरते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? परासरण में क्या होता है? जल का विसरण होता है। जल के कण जो होते हैं या फिर जल के जो अणु होते हैं वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं। पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, देखो किशमिश का फूलना ये परासरण का उदाहरण है। किशमिश में पानी की सांद्रता कम होती है, किशमिश के बाहर पानी की सांद्रता अधिक होती है, तो किशमिश में पानी चला जाता है परासरण द्वारा। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन मैंने अभी आपको बताया, ये विसरण द्वारा होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कोश के स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, तो एक कोश के जीव है और जल में है, तो वहां भी पानी का जो आना जाना होगा कोशिका के अंदर बाहर वो परासरण द्वारा होगा। और पौधे जो मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं वो परासरण विधि द्वारा ही करते हैं। तो परासरण के ये सारे जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे उदाहरण को आप अपने दिमाग में छाप कर रखिए। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? सीधी सी बात है भाई, कार असमान गति में है। एक समान गति में अगर कार होती तो वो धीमी क्यों होती? उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कार जो है वो लगातार जो है धीमी होती जा रही है, मतलब चाल में परिवर्तन जो है लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये असमान गति है। एक समान गति होती तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। वृत्तीय गति मीन्स वृत्तीय पथ पर गति करना, और आवर्ती गति मीन्स एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराना। बी हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।